एग्जाम में वो कैसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ईदर विद द एक्सेप्शंस और विद अजम्पशंस। मतलब हम लोग को करना अजम्पशंस और एक्सेप्शंस दोनों भी है। वो लोग एग्जाम में कोई भी एक चीज के साथ हमें लॉ एक्सप्लेन करने बोलेंगे, ठीक है। तो लॉ जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तब हम लोग उसमें स्टेटमेंट ऑफ लॉ है क्या, मतलब उसका मीनिंग क्या है वो लिखेंगे। फिर हम लोग वो लॉ को, मतलब वो शेड्यूल और डायग्राम का हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे डायग्राम्स दिए जाएंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या रहा है एग्जैक्टली ये लॉ में। और फिर हम लोग एक्सेप्शंस देखेंगे कि कौन सी जगह पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो आई स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ एंड उसके बाद है क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ, सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ एंड फिर से ये चैप्टर का लास्ट पार्ट में है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। इसके पहले हमने देखा था रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस क्या है। आज का हमारा मेन फोकस होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई स्टार्ट रीडिंग एंड आई एक्सप्लेन साइमल्टेनियसली। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसेन but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, published in 1890। ये हम लोग को हर टाइम याद रखना है, ये लॉ किसने लाया है, डिटेल में किसने डिस्कस किया है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। किसमें, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से। प्रोफेसर अल्फ्रेड अल्फ्रेड मार्शल ना? ऑल्फ्रेड मार्शल, एल एफ अल्फ्रेड, ओके, आर ई मार्शल। डी ALFRED, मार्शल मार्शल, MARSHALL। ओके ओके, अल्फ्रेड मार्शल। हाँ हाँ। तो उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में इन्होंने ये लॉ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब ये लॉ क्या है, तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। It is based on the common consumer behavior that utility derived diminishes with the reduction in the intensity of want। बेसिकली ये लॉ हमें क्या समझाना चाहता है कि ये बेसिक नॉर्मल कंज्यूमर के बिहेवियर को समझता है। नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, तो हमारी जो यूटिलिटी हमें किसी भी चीज से मिलने वाली होती है, वो जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी कम होते जाती है कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट की, वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी जो है कम होती जाती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने जो एप्पल वाला एग्जांपल दिया था वो याद करते हैं। जैसे जैसे मेरे एप्पल्स के अमाउंट्स यूनिट्स बढ़ रहे थे, मेरी जो यूटिलिटी थी वो कम होते जा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरी जो इंटेंसिटी थी वांट की, मेरी जो भूख थी वो कम होते गई। तो हम लोगों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से यही समझना है। डिमिनिशिंग मतलब क्या, तो कम होते जाना। कम क्या हो रहा है यहाँ पर, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब वो जो एक्स्ट्रा खुशी की बात कर रहे थे हम लोग लास्ट टाइम एप्पल्स के एग्जाम्पल के थ्रू, वो है। तो ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं लॉ ऑफ DMU में, तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझ रहे हैं, जिसमें यूटिलिटी जो हमें मिलने वाली होती है वो हमारी इंटेंसिटी, मतलब भूख कम होते होते हमारी यूटिलिटी भी वो चीज की कम हो जाती है, ठीक है, हमें उसकी आगे जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ वी लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब प्राइस, टेस्ट, ये सब चीजें कांस्टेंट है। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स from a given increase in the cost of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। यहाँ पर फिर से हम एप्पल का एग्जाम्पल देखेंगे। आई वॉज हैविंग वन एप्पल, उस वो मैंने खा लिया था, मुझे बहुत ज्यादा भूख थी। धीरे धीरे एप्पल्स मेरे बास्केट में बढ़ाते गए, पर बाद में वो इतने बढ़ गए, मेरी भूख तो पूरी हो गई थी खत्म, आई वॉज सेटिस्फाइड। तो क्या हो गया कि फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, एप्पल का स्टॉक बढ़ते जा रहा था, पर उससे क्या हो रहा था, मेरा जो एडिशनल बेनिफिट है वो डिमिनिश हो रहा था, राइट, वो मेरा कम होते जा रहा था। इन अदर वर्ड्स, अब ये सिंपल वर्ड्स में देखते हैं हम, मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम सक्सेसिव, मतलब एक के पीछे एक, सक्सेसिव का मतलब ये है एक के बाद एक। तो इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, कम होते जाता है, एज हिज और हर टोटल कंजम्पशन, जैसे इनका कंजम्पशन बढ़ते जाता है, ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। टोटल कंजम्पशन किसी कमोडिटी का बढ़ते गया, हमारे जो जो हमारा ये था, कहा गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी था, वो मेरा कम कम होते गया। इन शॉर्ट, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। मेरे पास जो चीज सबसे ज्यादा होगी, मैं उसको और खरीदने जाऊंगी क्या, नहीं, मुझे चाहिए होगा कुछ और, चाहिए मुझे कुछ नया दो। जो ऑलरेडी है वही हम और खरीदते नहीं रहेंगे। बेसिकली हमें ये समझाना है इसमें से। अब हम लोग लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट है हमारे लॉ का, ये समझ में आ गया हमें। अभी हम देखेंगे कि कुछ चीजें है ना, लॉ एक्सप्लेन करने के पहले हमें अज्यूम करनी पड़ती है कि ये समझ कर चलो। तो ये अजम्पशंस क्या है,
तो फॉलोइंग अदर अजम्पशंस, फर्स्ट इज रैशनैलिटी। रैशनैलिटी में क्या है, कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। मतलब मैं इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम आई वाज यूजिंग दिस वर्ड रैशनल, मतलब कौन है जो अपने दिमाग को सही तरीके से यूज कर पा रहा है, उसको पता है कि मेरा रैशनल मीन जैसे कोई अच्छा डिसीजन लेने वाला या हाँ जज करने वाला है। हाँ, अभी यहाँ पर अच्छा डिसीजन क्या होगा, तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो मैं मैक्सिमाइज कर पाऊँ। तो हम्म। रैशनल कंज्यूमर वो है जो खुद का सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है। ठीक है, मतलब वो कोई चीजों को ऐसे यूज करता है जिससे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो अभी समझो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मेरे सामने एक एक एप्पल रखा है एक साइड में, दूसरे साइड में दो एप्पल रखा है। तो अगर मैं रैशनल रहूंगी तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है मुझे बहुत ज्यादा भूख है, तो ऑब्वियसली मैं दो एप्पल्स वाला जो होगा वो सिलेक्ट करूंगी, है ना। तो दिस इज अ रैशनल डिसीजन। तो कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। मतलब वो दिमागी हालत से नॉर्मल है और वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। दिस वाज फर्स्ट। नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट। द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity. हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर पा रहे हैं। हमने पहले देखा था कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, राइट। कि इसको हम लोग कैसे बताएं कि मुझे 10% सेटिस्फैक्शन मिला है या 2% सेटिस्फैक्शन मिला है, पर हम लोग यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि ओके अगर मैं एक एप्पल खा रही हूँ तो मुझे 10 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, बस समझ के चल रहे हैं कि हम इसको गिन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉ को हमें एक्सप्लेन करना है। आगे है होमोजेनिटी। All units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical in shape, color, taste, etc. होमोजेनिटी मतलब अगर मैं एप्पल्स के ऊपर के साथ ये लॉ को अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, तो सारे के सारे एप्पल सेम कलर के होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए, मतलब होमोजेनस होने चाहिए, बेसिकली सेम होने चाहिए। Next is continuity. All units of commodity are consumed in quick succession without any lapse of time. अगर अभी मेरे को ये एप्पल खा के अपने लॉ को प्रूफ करना है, तो मैं ऐसे नहीं है कि अब मुझे बहुत भूख लगी है तो मैंने अभी दो एप्पल्स खा लिए, फिर मैं बोलूंगी बचा हुआ लॉ कल एक्सप्लेन करते हैं, मैं कल फिर से एप्पल खाने बैठूंगी। नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अभी मुझे भूख लगी है तो मैं अभी खाऊंगी तो धीरे 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 मेरी भूख कम होती जाएगी, राइट। तो कल अगर यस। मैं फिर से खाने आऊंगी तो मैं फिर से ज्यादा एप्पल्स खाने लग जाऊंगी, तो ऐसे नहीं चलेगा। हम लोगों को लॉ प्रूफ करना है अगर, तो एक ही टाइम पे कंटिन्यूटी में हम लोगों को सारे यूनिट्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी वर्स इज वन ऑफ द अजम्पशंस। नेक्स्ट इज रीजनेबिलिटी। क्या है ये, तो ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ रीजनेबल साइज, दे आर नीदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। मतलब ये एप्पल नॉर्मल साइज का जो होता है वही होना चाहिए, कोई एबनॉर्मल कोई बड़ा सा एप्पल नहीं होना चाहिए या कोई चिंटू एप्पल नहीं होना चाहिए। रीजनेबिलिटी, रीजनेबल साइज का होना चाहिए वो। तो ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं सारे एप्पल सेम साइज के, एक रीजनेबल साइज के। फिर कॉन्स्टेंसी। All the related factors like income, taste, habit, choice, likes, dislikes of a consumer should remain constant. Marginal utility of money is also assumed to be constant. मतलब क्या, तो मेरी जो टेस्ट है, मुझे अगर कोई एक टाइप के, शायद से कोई अलग अलग टाइप के अगर एप्पल्स होंगे, तो मुझे कश्मीरी एप्पल्स अगर पसंद होंगे तो मेरी ये टेस्ट सेम रहेगी। मैं ऐसे नहीं एक एप्पल खा लेने के बाद बोलूंगी नहीं अब मुझे दूसरे टाइप के एप्पल्स चाहिए, ऐसे नहीं। मेरी जो टेस्ट है, यस। मेरी जो चॉइस है, वो जब मैं लॉ को अप्लाई करूंगी तब वो सेम रहेगी। ठीक है, और मेरे पास पैसे भी जो है वो अचानक से मेरी लॉटरी लग के बढ़ने नहीं वाले हैं। हम लोग अज्यूम करेंगे मेरे पास जितने पैसे थे उतने ही है। ठीक है, तो मेरे पास जो है पैसे वो, और मेरी जो टेस्ट है, मेरी चॉइस है, वो भी सेम रहेगी। ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी। सो नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी। The law assumes that commodity consumed by the consumer is divisible, मतलब उसको डिवाइड कर सकते हैं, so that it can be acquired in small quantities. अगर मैं एप्पल की बात कर रही हूँ, तो वो जो कोई भी हम लोग जो कमोडिटी है हमारे पास, उसको वो डिवाइड करने लायक होनी चाहिए। जैसे मैं एप्पल के पीसेस में कट करके उसको छोटे छोटे अमाउंट्स में खा सकती हूँ। ठीक है, तो कोई भी जो हम लोग कमोडिटी पे ये लॉ अप्लाई करेंगे तो वो डिविजिबल होना चाहिए, उसको हम लोगों को थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करना पॉसिबल होना चाहिए। Next is single want. A given commodity can satisfy a single want of a person. The law assumes
an experience of a single want which is completely satiable at a given point of time। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एप्पल, सिर्फ भूख की जो वांट है उसको पूरा कर रहे हैं। वरना मैं बोलूंगी कि नहीं अब मुझे शॉपिंग भी करनी है, मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे ये मेरी ये वाली भी वांट है, मेरी वो वाली भी वांट है, तो ये सब नहीं चलेगा। हम लोग एक टाइम पे सिर्फ एक ही वांट को सेटिस्फाई करने के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। सो दीज वर द अजम्पशंस। हम लोग ये जो चीजें समझ के चल रहे हैं हमारा लॉ देखने से पहले। हमने देखा मीनिंग ऑफ लॉ क्या है, फिर हमने देखा अजम्पशंस ऑफ लॉ क्या है। अभी जो मेन पार्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, मैं बताती हूँ तुम लोगों को कि इसमें हम लोग को एक डायग्राम एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक टेबल। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि टोटल यूटिलिटी कैसे बढ़ते जा रही है, मतलब कम होते जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी भी कम 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 होके वो नेगेटिव हो रही है। वैसे ही अभी हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल और डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। तो टेबल में क्या होता है, तो यूनिट्स है एक साइड में, मतलब एप्पल की यूनिट्स है समझो, यूनिट्स ऑफ एक्स। ये क्या हो रहे हैं, ये नीचे नीचे बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसी के बाजू में है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, हमने पहले ही देखा था। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जैसे जैसे मेरे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे क्या होगी, वो घटती जाएगी। घटते जाएगी, राइट। तो हमने जैसे पहले देखा था वही, मुझे जब मैं एक एप्पल खा रही हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा जो खुशी है वो कितनी मिल रही है, 10 यूनिट मिल रही थी। फिर मैंने 2 एप्पल खाए तो थोड़ी सी भूख तो मेरी 8 बढ़ा। हाँ, तो इसलिए फिर 8 हो गया, फिर 3 पे कितना हुआ, 6 हो गया, 4 पे 4 हो गया, हाँ, 5 पे कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 6 पे कितनी हो जाएगी फिर, 1 ना, नहीं 0 0 हो जाती है, 0 0 हाँ, 0 हाँ। और फिर 7 मतलब और एक यूनिट बढ़ा दिया, और एप्पल मेरे मुंह में ठूसते जा रहे हैं, तो क्या हो -2 जाएगा, हाँ -2 हो जाएगा। मतलब मेरे को जो एडवांटेज है उसका वो डिसएडवांटेज होने लग जाएगा, ठीक है। हाँ। हाँ, तो हमने ये समझ लिया, अब हमें इसको ग्राफ में भी दिखाना है। तो आपको जब ग्राफ्स मिलेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, बस ये याद रखना है, हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वाई एक्सिस पे एकदम ऊपर होती दीदी है। इसको एग्जाम में कैसे पूछेंगे और कैसे हमें लिखना है? इसको मैंने बोला ना आपको, ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करो, या तो वो बोलेंगे एक्सेप्शंस के साथ एक्सप्लेन करो या अजम्पशंस के साथ। तो पहले आपको लॉ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट में, कि मीनिंग लिख दिया लॉ का, फिर ये एक टेबल बना दिया और एक डायग्राम बना दिया, और फिर अजम्पशन, सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लेफ्ट साइड से नीचे, राइट साइड तक नीचे 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 जाती है। मतलब जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। ये मुझे लगता है ना कि आपको एक बार डायग्राम्स मिल जाए ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हाँ। राहुल ने बोला था मुझे कि आपको थोड़े दिन बाद मतलब कॉलेज शुरू हो जाए ना, तो आपको, क्योंकि 3 4 ही लॉज है हमें, तो वो डायग्राम्स डायग्राम मिल जाएगा और राइटर मिलेगा तो उसको थोड़ा हाँ मिलकर समझाना पड़ेगा वैसा हाँ वैसा। हाँ, तो तो फिर डायग्राम थोड़ा कम समझता है हम लोग हाँ ना। हाँ, तो इसलिए डोंट वरी, अभी अगर आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया ना तो ये डायग्राम बहुत सिंपल है, सिर्फ एक लाइन खींचनी है लेफ्ट से राइट साइड नीचे तरफ जाने वाली, बस बस इतना ही है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एप्पल जैसे बढ़ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, तो बस हमें यही दिखाना है कि लेफ्ट से राइट साइड नीचे तरफ एक लाइन जा रही है, बस इतना आपको समझ में आया अभी। यस नो नो दीदी, नहीं समझा क्या, फिर से समझाऊं? नहीं समझा नहीं समझा, मुझे लगा आप पूछ रहे हो कि समझा कि नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी मैं समझा। एक्सप्लेन करती हूँ कि डायग्राम में क्या है, ठीक है। इन द हाँ अबव डायग्राम वो लोग बोल रहे हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एप्पल को हम लोग गिन रहे हैं एक्स एक्सिस पे, जो नीचे वाली टेढ़ी लाइन होगी। वेरियस पॉइंट्स ऑफ, एक मिनट, हाँ सॉरी, एक्स एक्सिस, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस, सीधी लाइन जो है ऊपर जाने वाली। Various points on marginal utility are plotted on the graph as per given schedule. When the locus of all the points is joined, marginal utility curve is derived. मतलब शेड्यूल में हमने देखा था, मतलब टेबल में, कि 1 2 3 4 5 6 7 तक नीचे जा रहे थे यूनिट्स, फिर हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 6 4 2 0 -2 हो रही थी। तो इनको क्या किया हमने ना, प्लॉट किया ग्राफ पे, और ये प्लॉट करने के बाद ये लाइंस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन कैसी बनती है, लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे नीचे जाने वाली लाइन बन जाती है, ठीक है। फिर वो क्या होती है, एक इतना नीचे जाती है, जैसे हमने देखा कि एक पॉइंट पे वो 0 हो जाती है। 0 हो जाती है मतलब क्या, वो एक्स एक्सिस पे आके टच हो जाती है, मतलब 0 हो गई। फिर एक्स एक्सिस के भी नीचे जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी।
तो अभी के लिए बस आप यही समझो कि लेफ्ट से राइट हैंड साइड तक ये लाइन नीचे 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 जा रही है, एक पॉइंट पे 0 हो जाती है, फिर उसके बाद वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, जो हमने टेबल समझा था अभी तक, अभी के लिए सिर्फ उसी का एक्सप्लेनेशन याद रखो। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, which shows that marginal utility goes on diminishing with every successive increase in the consumption of a commodity। तो एक एक कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, मेरी जो एक्स्ट्रा खुशी है वो कम कम होती जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी को हमेशा ऐसे याद रखो, ये एक्स्ट्रा खुशी है जो हमें मिल रही है, तो ये एक्स्ट्रा खुशी क्या हो रही है, कम कम होते जा रही है। when marginal utility becomes zero, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इंटरसेप्ट्स एक्स एक्सिस, मतलब वो इतना नीचे आ जाती है ऊपर से कि वो नीचे आके एक्स एक्सिस को मिल जाती है, वो एक्स एक्सिस पे पहुंच जाती है। फर्दर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी brings disutility, negative utility, which is shown by the shaded portion in the diagram। मतलब वो जीरो से आगे जब जाएगी तब वो नेगेटिव होगी, जिसको हम डिसयूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा ही एक्सप्लेनेशन डायग्राम का। ठीक है, अभी हम इसमें कोई डाउट्स है? नो दीदी। ओके, तो नाउ वी लुक एट द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये लॉ कब काम नहीं करता? तो फर्स्ट इज हॉबीज। इन सर्टेन हॉबीज, अभी समझो आपको कोई हॉबी होगी, ठीक है संजीव या संदीप, आपको कोई हॉबी होगी, तो आप ऐसा करते हैं क्या, ओके मेरी हॉबी है 3 दिन करके पेट भर गया, इसके बाद हॉबी चेंज, ऐसा होता है? नो 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 नो। हाँ, तो हॉबी की भूख जो हमारी होती है वो हमेशा बढ़ते जाती है, राइट? हाँ, पर हम लोग ने लॉ हॉबी की बुक बढ़ते जाती है, हम प्रैक्टिस करते जाते हैं। प्रैक्टिस करते जाते हैं, राइट। पर ये तो लॉ ऑफ डीएमयू में हमने क्या देखा, कोई चीज बढ़ते जाती है तो एक्स्ट्रा खुशी कम होती है, तो ये एक्सेप्शन हाँ, है। हॉबीज क्या है, एक्सेप्शन है, यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इन लेकिन सर्टन, दीदी हाँ बोलो। हमारा हॉबीज जो होता है वो मतलब हमारा जो भूख है वो बढ़ते जाता है। हाँ और जो हमने पहले देखा एप्पल का, वो तो हम खाते जा रहे हैं, हमारा पेट भर रहा है ना, उससे तो हमारा खुशी नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो वही, पर हॉबीज में क्या होता है, हम लोगों को जितना ज्यादा नॉलेज मिलेगा उसी चीज का, हम लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा प्लस हाँ एक्स्ट्रा खुशी भी बढ़ेगी, राइट। अगर समझो मैं कोई इंस्ट्रूमेंट यस सीखने की यस। मुझे हॉबी है, तो मेरे को जैसे जैसे और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता चलेगा, मतलब मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, और फिर मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ेगी, मेरी खुशी भी बढ़ेगी, मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर हमारा लॉ काम नहीं कर रहा है, हम लोगों को ये देखना है यहाँ पर लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी कौन से इंस्टेंसेस में काम नहीं करता लॉ, वो देख रहे हैं हम। तो हॉबीज में ये ओके। लोग क्या बता रहे हैं कि इन सर्टन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, rare paintings, music, reading, etc. The law does not hold true। यहाँ पर वो काम नहीं करता। Why? Because every additional increase in the stock gives more pleasure। मतलब मेरे को अगर कॉइन्स कलेक्ट करने की आदत है, मतलब हॉबी है, तो जैसे मेरे पास और कॉइन्स आएंगे मेरी खुशी बढ़ते जाएगी। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी 10 कॉइन आ गए अब मेरा कॉइन कलेक्ट मतलब कॉइन कलेक्ट का बैगर 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 होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ लोगों को देखो अलग अलग टाइप के कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, पुराने जमाने के कॉइन मिल गए। ओके ओके ओके। हाँ, तो ऐसे जो कॉइन्स होते हैं ना, मतलब बहुत लोगों को हॉबी होती है ये कलेक्ट करने की। बहुत रेयर कॉइन्स होते हैं, कुछ सिल्वर कॉइन, हाँ गोल्डन हाँ, कॉइन। मुझे भी हाँ है। हाँ, तो फिर है ना, जैसे जैसे मेरे कॉइन्स बढ़ते जाएंगे मेरी खुशी बढ़ती जाएगी। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि 10 कॉइन हो गया अब मेरा पेट भर गया अब मुझे खुशी नहीं मिल रही है, नहीं, मेरी खुशी बढ़ते जाएगी। दिस इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट वाज मार्जिनल यूटिलिटी? द एक्स्ट्रा खुशी, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। However, यस। this violates the assumption of homogeneity and continuity। मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा वायलेट हो रहा है, कौन सा assumption वायलेट हो रहा है, होमोजेनिटी, क्योंकि मैं अलग अलग कॉइन्स को कलेक्ट कर रही हूँ। और कंटिन्यूटी, मैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद मतलब कलेक्ट कर रही हूँ। एक ही दिन में मैं सारे कॉइन्स को कलेक्ट करके एक ही दिन में अपनी हॉबी की पूरी नहीं ना एंजॉय कर सकती। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी भी अजम्पशन अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये हॉबीज जो एक पार्ट है वहां पर हमारा लॉ फेल हो जाता है। नेक्स्ट है माइजर। माइजर मतलब कौन, तो जो कंजूस इंसान होता है। इन द केस ऑफ अ यस। माइजर, एवरी एडिशनल रूपी गिव्स हिम मोर एंड इंग्लिश में भी कंफ्यूज माइनस और ये बोला जाता है क्या? फिर से बोलेंगे, मुझे आवाज नहीं आई ठीक से। इंग्लिश में कंजूस को यही बोला जाता है क्या? हाँ हाँ, माइजर बोला जाता है। ओके। ठीक है, तो इन द केस ऑफ अ माइजर, एवरी एडिशनल रूपी, जैसे उसके पास पैसे बढ़ेंगे उससे क्या होगा, इट विल गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज with an increase in the stock of his money।
However, this a situation ignores the assumption of rationality. मतलब यहाँ पर वो लोग सिर्फ माइसर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंजूसी लोग ऐसे होते हैं जो खुद का खर्चा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट करते जाते हैं। जैसे जैसे उसके पास पैसे बढ़ेंगे, ऑलरेडी जो उसके पास पैसे हैं थोड़े से, उसमें उसके पैसे बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो उसको खुशी होगी, है ना? तो पर रैशनल इंसान कैसे होता है, उसको पता है कि ये टाइम पे मुझे खर्च खर्च करना, पैसे बहुत जरूरी है, ये टाइम पे मुझे कुछ डोनेशन करना जरूरी है, कोई मेरे पास मदद मांग रहा है तो मदद करना जरूरी है। पर माइसर क्या होता है, वो रैशनल नहीं होता, उसका बस लेने के लिए दिमाग चलता है, तो इसलिए वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट हाँ, उसका करता है। खुद का अपना अपना खुद का ये करता है, मतलब हम्म। खुद उसके खुद पास का अपना। पैसे बढ़ते हैं, हाँ, वो सिर्फ कलेक्ट करने के बारे में सोचता है, राइट? हाँ, और उसके पैसे बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी, उसकी खुशी भी बढ़ेगी। खुशी बढ़ेगी। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने पैसे बढ़ते जा रहे हैं, इसको तो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता। कंजूस लोगों को जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे, उसको तो खुशी ही मिलते जाएगी। तो हमारा जो लॉ है यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये एक्सेप्शन है हमारी लॉ का। नेक्स्ट है एडिक्शन। एडिक्शन क्या है? तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ ड्रंकर्ड, मतलब कोई जो हम लोग बोलते हैं ना, कोई ड्रंकर्ड है, बहुत ज्यादा दारू पीता है, तो उसका क्या हो जाता है, दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम। मतलब उस वो जितना ज्यादा ड्रिंक करेगा, उसका नशा उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने हम्म, ड्रिंक किया, उसने बोला अब मेरे को पेट भर के नशा हो गया है, अब मैं रुक जाता हूँ। वो ऐसा नहीं दिमाग यूज करता, क्योंकि वो रैशनल नहीं है, वो यस। इंटॉक्सिकेटेड है, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है। तो वो जितना ड्रिंक करते जाएगा, उसका नशा बढ़ते जाएगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा खुशी रिसीव्ड बाय ड्रंकर्ड में इंक्रीज। हम लोग को ऐसे पता चलता है कि कोई जो ड्रिंक करते हैं, वो ड्रिंक करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, वो रुकते नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी खुशी जो है एक्स्ट्रा, वो उनकी बढ़ती ही जा रही है। एक्चुअली इट इज ओनली एन इल्यूजन। उनको खुद को नहीं पता होता कि वो ड्रिंक कर रहे हैं, कितना ड्रिंक कर रहे हैं, वो उनका ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इसलिए उनको सिर्फ इल्यूजन होता है कि मुझे खुशी मिल रही है ड्रिंक करने से। दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शंस। मतलब हर एडिक्शन में हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, एडिक्शन क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि एक टाइम करके हमारा पेट उससे नहीं भरता है, हमें बार बार वो चीज करने की आदत लग जाती है। और जितनी वो ऐड होते जाएगी, जितनी मुझे ड्रिंक्स मिलेगी, जितने मुझे ड्रग्स मिलेंगे, मेरी खुशी भी बढ़ती जाएगी, राइट? तो इसकी वजह से एडिक्शंस के मामले में हमारा कौन सा अजम्पशन, रैशनैलिटी का, मतलब हमारा एक सही दिमाग वाला इंसान जो खुद के फायदे की चीजें सोचता है, वो होता है रैशनल। पर यहाँ पर हम लोग रैशनल नहीं है, तो इसलिए हमारा लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, जो एडिक्शंस के मामले है, जो ड्रंकर्ड्स है दीदी एक या। मिनट। हाँ बोलो। रैशनल मीन्स, रैशनल हम लोग रैशनल नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग रैशनल है। मैं बोल रही हूँ, ओके। अगर हम लोग एडिक्टेड होंगे, अगर ड्रिंक्स लेने वाले होंगे या ड्रग एडिक्ट्स होंगे हम, तो हम रैशनल नहीं होंगे ना, हाँ, राइट। क्योंकि हम लोगों का ब्रेन ही हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, तो हम लोग दिमाग चला के कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। यस। हाँ, तो मुझे क्या, अगर मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, तो मुझे एक बार ड्रग्स मिल गए तो मैं बोलूंगी और ड्रग्स चाहिए, और ड्रग्स चाहिए, क्योंकि मेरा ब्रेन पहली बात आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं अपना दिमाग यूज करके कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। तो मेरी खुशी क्या है, ड्रग्स जैसे मिलते जाएंगे, मेरी खुशी जो है वो बढ़ते जाएगी, मेरे को और ड्रग्स चाहिए, और ड्रग्स चाहिए। यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि एक पॉइंट पे तुम जाके इतने सेटिस्फाई हो जाते हो, तुम बोलते हो अभी रुक जाओ, मुझे ना कोई एडिशनल यूनिट चाहिए, ना मुझे एक्स्ट्रा खुशी चाहिए, ठीक है? और अगर देते भी हैं तो उसका डिसएडवांटेज होने लग जाता है, वो डिसयूटिलिटी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए एडिक्शंस के मामले में ये लॉ अप्लाई नहीं करता। Fourth point is power. This is an exception to the law because when person acquires power, his lust for power increases. His desire to have more and he desires to have more and more of it. However, this again violates rationality assumption. मतलब क्या है, तो जब भी इंसान को, हम लोगों को ये पता ही है, ये तो हम लोग एक्सपीरियंस बहुत करते हैं कि किसी को अगर बहुत पावर मिल गई, तो वो बोलता नहीं है कि ओके मुझे इतनी पावर मिल गई है तो काफी है, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, नहीं। समझो अगर मैं कोई एक पॉलिटिशियन हूँ, तो मेरे को एक पोजीशन पे मैं जीत गई, ठीक है, एक इलेक्शंस में जीत गई, मेरे को एक पोजीशन मिल गई, तो मैं बोलूंगी क्या मुझे यहाँ पर रुकना है, सिर्फ ये इतना करके रुकना है? नहीं, मैं बोलूंगी कि दूसरे इलेक्शंस में भी खड़े होना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, मुझे ये मिनिस्टर भी बनना है। तो पावर जैसे मिलते जाती है इंसान को, उसको और पावर चाहिए होती है। मतलब यहाँ पर पावर की जो नीड है वो भी बढ़ रही है, और पावर से मिलने वाली एक्स्ट्रा खुशी भी बढ़ रही है। ऑब्वियसली मुझे पावर मिलेगी तो मुझे खुशी भी मिलेगी,
कि ओके यस। मुझे पावर मिल बट गई। दीदी हमने अभी जितना पॉइंट देखा है सब में यही हुआ है कि हमें मतलब जैसे ड्रिंक में वो भी ज्यादा ड्रिंक लेता जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और पावर हाँ में भी वही है। हाँ, तो ये मतलब है सब ना। तो सेम है लग रहा हाँ, ये मतलब सेम ही है, बस हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं है। कि हाँ। कैसे अप्लाई नहीं होता है डीएमयू का जो लॉ है। ठीक है, यहाँ पर यस। हमें बस ये याद रखना है, ये सब चीजों में हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो रहा है। नहीं सेम इज, होता। अभी ओके। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मनी। मनी में भी ओके। सेम ही है, हम लोगों को पता है हाँ, पैसे जितने इसमें ज्यादा भी बढ़ते same जाएंगे हमें खुशी मिलेगी। किसी कुछ का नहीं ऐसे होता। नहीं होता क्योंकि अब मेरे को लाइफ में जितने पैसे चाहिए थे उतने मिल गए, अब मैं रुक जाता हूँ। ऐसे नहीं। कोई बोलता है? नहीं बोलता है। तो अब देखते हैं ये लोग नहीं। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट इज सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा खुशी ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो, इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। खुशी जो है यस। पैसे जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, मेरी तो बढ़ते जाएगी। दिस is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. However, यस। according to some economists, this law is applicable to money too. मतलब एक बात हम लोग ऐसे ये कर सकते हैं कि जैसे हम लोग पैसे हम लोग को मिल रहे हैं, हम लोगों को पैसे देने भी पड़ते हैं कोई चीज बाय करने के लिए, राइट मतलब हमारे हाँ। पैसे जैसे आते हैं वैसे जाते भी है, खर्च भी होते हैं। पर कुछ इकोनॉमिस्ट जो है ना वो बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर भी ये लॉ मतलब वो लोग बोलेंगे कि ये लॉ अप्लाई होता है मनी पे भी। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू अ पुअर पर्सन देन अ रिच पर्सन। मतलब कोई अगर पुअर है तो उसको जरूरत पैसों की ज्यादा है, राइट, तो उसको बहुत ज्यादा यस। खुशी मिलेगी। रिच इंसान के इसमें पैसे बढ़ेंगे तो उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पर होता। हाँ। पुअर इंसान के इसमें जितना बढ़ेगा उतनी उसकी खुशी और बढ़ते जाएगी कि मैं इतना पुअर था, मुझे इतने ज्यादा यस। पैसे मिल रहे हैं मिल रहे हैं मिल पहले मैं किधर था, अभी मैं किधर पहुंच गया, ऐसा। हाँ, तो उसकी खुशी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो हाँ। मतलब हमारा लॉ यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। हमारा लॉ यस। क्या बोलता है, एक पॉइंट पे मेरी खुशी रुक जाती है और उसके बाद मुझे खुशी नहीं होती है, पर यहाँ पर ये पैसे पैसों का मामला जब है तब हमारी खुशी बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि दीज वर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ, दीज वर द केसेस, दीज वर इंस्टेंसेस व्हेन आवर लॉ डज नॉट अप्लाई। अब हम देखेंगे कि ये लॉ को क्रिटिसाइज क्या किया है, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग दिस लॉ कि इसमें क्या गड़बड़ है, ये लॉ की इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। तो अभी देखते हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स: अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। वो बोल रहा है कि ये रियलिस्टिक अजम्पशंस नहीं कर रहे हो तुम। क्यों? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड अपॉन वेरियस अजम्पशंस। जैसे हमने देखा होमोजेनिटी मतलब सब एप्पल्स सेम दिखने में होने चाहिए, कंटिन्यूटी एक साथ सारे एप्पल्स खाने हैं, कॉन्स्टेंसी मतलब मेरी टेस्ट जो है एप्पल्स की सेम रहेगी, रैशनैलिटी मतलब मैं वो एप्पल्स को मतलब कैसे दिमाग यूज करके मतलब वो एप्पल को मैं कंज्यूम कर सकती हूँ ठीक से। बट इन रियलिटी इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल दीज कंडीशंस। हमें आपको खुद को लग रहा है क्या कि हम ये सारे अजम्पशंस को एक टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे एप्पल सारे सेम साइज के भी होंगे, मैं एक ही टाइम पे एप्पल्स भी खाऊंगी, मेरी टेस्ट भी सेम होगी? ये सब चीजें एक टाइम पे होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज होते जाता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि तुम अज्यूम या अनरियलिस्टिक चीजें कर रहे हो, ये सब चीजें एक टाइम पे एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये दिस वाज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट। द लॉ assumes that utility can be expressed cardinally. So it can be added, compared, presented through a schedule. In reality, cardinal measurement of utility is not possible because utility is psychological concept. तो जैसे हम लोगों ने अज्यूम किया था कि ये कार्डिनल है, मतलब जैसे हम लोग टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को देखा ना, हम कैसे पॉइंट्स दे रहे थे कि 10 मिली, यस। 8 हो गई, 6 हो गई, जबकि ये सब चीजें हम काउंट ही नहीं कर सकते, ये सब मन में है हमारी, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं कि हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं कि हाँ मेरा इतना पेट भरा है, थोड़ा सा पेट खाली है, मैं थोड़ा और खा सकती हूँ, पर मैं दिखा नहीं सकती कि कितना परसेंट मेरे पेट में जगह है या कितना परसेंट मैं खा सकती हूँ या कितना परसेंट मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है। तो जब हम लोग अजम्पशंस में बोलते हैं कि हम लोग इसको पॉइंट्स दे देंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी को बोलेंगे कि 8 पॉइंट्स मार्जिनल यूटिलिटी मिल गई है, 6 मिल गई है, 4 मिल गई है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो लोग बोलते हैं ये तुम गलत कर रहे हो, इसलिए कार्डिनल मेजरमेंट को वो पॉइंट बोल रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गलत है। नेक्स्ट इज इनडिविजिबल गुड्स। अभी एप्पल को तो हम काट के खा सकते हैं, समझो मुझे फ्रिज या टीवी कोई चीज चाहिए, तो क्या मैं इसको काट काट के इसका आनंद लूंगी? नॉट पॉसिबल। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू indivisible and bulky goods like refrigerator, car, TV sets, etc., which are normally purchased in single unit at a time. कोई चीजें होते हैं जो हम लोग सिर्फ एक ही बाय करते हैं, इसको मैं क्या काट काट के कंज्यूम करूंगी? नहीं अप्लाई होता लॉ यहाँ पर।
तो इसलिए जो गुड्स इनडिविजिबल है, जिनको हम काट के डिवाइड करके कंज्यूम नहीं कर सकते, वहां पर तो ये लॉ काम ही नहीं कर रहा। तो ये फिर से ये लॉ को क्रिटिसाइज किया है कि तुम्हारा लॉ ये सब चीजों पे नहीं चलता। नेक्स्ट फोर्थ है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। द लॉ अज्यूम्स, क्या अज्यूम करता है लॉ, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। However, critics argue that marginal utility of money differs from person to person. जो गुड्स इनडिविजिबल है, जिनको हम काट के डिवाइड करके कंज्यूम नहीं कर सकते, वहां पर तो ये लॉ काम ही नहीं कर रहा। तो ये फिर से ये लॉ को क्रिटिसाइज किया है कि तुम्हारा लॉ ये सब चीजों पे नहीं चलता। नेक्स्ट फोर्थ है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। द लॉ अज्यूम्स, क्या अज्यूम करता है लॉ, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। However, critics argue that marginal utility of money differs from person to person. It is influenced by changes in price, stock of money, etc. हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास अज्यूम कर रहे थे पैसे उतने ही हैं, पर नहीं, एप्पल्स की प्राइस अगर बड़ी होगी, कोई दूसरे खर्चे मेरे बढ़ गए होंगे, तो मेरे पास पैसे कम हो सकते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म है। तुम ऐसे समझ के नहीं चल सकते कि हमेशा मेरे पास इतने ही पैसे होंगे, मैं इतने ही पैसों का यूज करूंगी। नहीं, ये नहीं चलेगा। Therefore, on this ground too, this law is criticized. Next is a single want. The law is restricted to the satisfaction of a single want at a point of time. मतलब यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स और भूख को सेटिस्फाई करने के बारे में देख रहे थे। एक मिनट, हाँ। However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time. मैं सिर्फ अपनी भूख सेटिस्फाई करते नहीं रह सकती। मे बी मेरे को प्यास भी लग जाए, मे बी मुझे कहाँ बाहर जाने की भी भूख लग जाए कि मुझे के बाहर घूमना है, मुझे शॉपिंग करने का मन करे, कुछ भी, हमारी बहुत सारी नीड्स होती है, बहुत सारी वांट्स होती है। मैं सिर्फ एप्पल खा के अपनी भूख को सेटिस्फाई एक टाइम पे नहीं कर सकती। पर हम लोग लॉ में देख रहे थे कि हम लोग एक टाइम पे एक ही वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि रियल लाइफ में हम वैसा नहीं करते हैं। हम मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसलिए ये एक ग्राउंड है जहां पर हमारी लॉ को क्रिटिसाइज किया गया है। तो क्रिटिसिज्म समझ में आ गए कि ये लॉ कहाँ कहाँ गलत है, ऐसा बताया है। इसमें कोई डाउट्स है? नहीं। संजीव को कोई डाउट्स है? नो। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। अभी बहुत बुराई कर ली हमने ये लॉ की, अब हम देखेंगे कि ये लॉ इम्पोर्टेंट क्यों है। तो Yes. इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म्स, कुछ भी इसकी बुराई कर लो, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी पॉपुलर एंड हैज एन इम्पोर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मतलब सब जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। फर्स्ट इज यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग्स द कंज्यूमर्स. To obtain maximum utility from the limited resources, it is necessary to diversify the consumption. ये लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है, ये कंज्यूमर्स को कैसे काम आता है? तो ये कंज्यूमर्स को अवेयर करता है कि तुम्हें अलग अलग चीजों से अपना जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, उसको कैसे बढ़ाना है, कितने चीजों को कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है। इसके पहले हम अलर्ट नहीं होते हैं। जब हमें ये लॉ बताते हैं कि तुम्हें अपना जो यूटिलिटी है, अपनी सेटिस्फैक्शन जो है, हमेशा उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए। जो चीजें अवेलेबल है उसमें हमेशा अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करो। तो ये जो है ये कंज्यूमर्स को अवेयर करता है। नेक्स्ट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे काम आता है? तो द लॉ इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज। गवर्नमेंट को ये पॉलिसीज फ्रेम करने में मदद करता है, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा। मतलब ये लॉ गवर्नमेंट यूज करके जो टैक्सेस लगाने हैं, कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, कि लोगों को अवेलेबल रिसोर्सेज से लोगों का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकता है, इसमें हम क्या पॉलिसीज सोच के इम्प्लीमेंट करें, ऐसे ये गवर्नमेंट को काम आती है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। पैराडॉक्स मतलब क्या? तो दो ऑपोजिट चीजें, कंप्लीटली ऑपोजिट। The law of diminishing marginal utility helps us understand the paradox of values. It includes zero goods that have more value in use and it includes goods that have more value in use. मतलब हम लोग यहाँ पर कौन से गुड्स को देख रहे हैं जिनका यूज में वैल्यू बहुत ज्यादा है। एंड कहाँ, एक मिनट, थोड़ा it includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, etc., as well as goods that have more value in exchange and less value in use, such as gold, diamonds, etc. मतलब हम लोगों को
ये चीज से समझ में आता है, ये लॉ से समझ में आता है कि एक्चुअली हमारी लाइफ में कौन सी चीजों की यूटिलिटी सबसे ज्यादा है। हम लोग देख रहे हैं कि जीरो या लेस वैल्यू है एयर वाटर या सनशाइन जो हमें रोज मिलता है, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज इन जीरो वैल्यू, बट यूटिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है, इससे हमें लाइफ में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, एयर वाटर सनशाइन एक्सेट्रा, ये सब जो बेसिक चीजें हैं उनसे। जबकि कुछ चीजें हैं जैसे गोल्ड डायमंड्स, इसकी यूटिलिटी क्या है, कुछ नहीं, वो नहीं होगा तो हम मर जाएंगे क्या, नहीं, पर इनकी वैल्यू इन एक्सचेंज जो है वो ज्यादा है। तो ये लॉ हमें याद दिलाता है कि तुम्हें कौन सी चीजों की लाइफ में जरूरत है, तुम्हें कौन सी चीजों से लाइफ में सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी मिलेगी, और जिसकी एक्चुअली वैल्यू जो है वो बहुत कम है, जीरो या लेस वैल्यू इन एक्सचेंज है, हमें पैसे नहीं भरने पड़ते सनशाइन वाटर के लिए, एयर के लिए पैसे नहीं भरने पड़ते, पर यूटिलिटी इसकी ज्यादा है। जबकि हम जहां पर पैसे बहुत ज्यादा भर रहे हैं, लैक्स एंड थाउजेंड्स में भर रहे हैं, उसकी हार्डली कुछ यूटिलिटी है। मैं सोना पहन घर के पे जैसे हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो ऑक्सीजन का पैसा भरते हैं ना उधर। हाँ हाँ, वो वहां पर भरते हैं, पर वो अलग केस है, वो एक्सेप्शन है। डेली लाइफ में क्या हमें पैसे भरने पड़ते हैं एयर वाटर सनशाइन के, नो। नो, ये हम लोग वो इसके पैसे नहीं पे करने पड़ते, पर यूटिलिटी सबसे ज्यादा इसकी है ना। मैं अगर ऐसे बोलूंगी कि मुझे सनशाइन मत दो, मुझे 10 किलो सोना दे दो, चलेगा तो चलेगा ऐसा? नो। नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये लॉ हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें हैं जिनकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है या जीरो है, पर उनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। जबकि कुछ चीजें हैं जिनकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है, अगर मैं गोल्ड दूंगी तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, पर उनकी यूटिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पैराडॉक्स देखा कि दो कैसे ऑपोजिट चीजें हैं ये। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो लॉ ऑफ डिमांड का बेस बनाती है कि लोगों की डिमांड कैसे होती है। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड rises with the fall in price and falls with the increase in price. When a consumer purchases more and more units of good, its marginal utility steadily declines. Hence, he would buy additional units of commodity only at a lower price. अभी हम लोग डिमांड करते हैं, समझो कि मैं फिर से एप्पल्स का ही एग्जांपल लेते हैं, हमेशा इजी हो जाता है कि एप्पल्स अगर सस्ते हैं, एप्पल्स एप्पल्स या ऑरेंजेस, ये दो चीजें देखते हैं, ठीक है। तो मार्केट में अगर एप्पल्स सस्ते हैं और ऑरेंजेस महंगे, तो मैं किस चीज को बाय करूंगी? ऑब्वियसली जो सस्ता है उसकी उसी को बाय करने हाँ। जाऊंगी, राइट, एप्पल्स को बाय करूंगी। ठीक है, तो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर होता है कि जो चीज सस्ती है हम उसको बाय करते हैं। तो जब प्राइजेस नीचे जाती है तब उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे वो एप्पल्स की प्राइस बढ़ जाएगी, उसके सामने अगर मुझे ऑरेंजेस सस्ते लगने लग जाएंगे तो फिर मैं ऑरेंजेस खरीदने जाऊंगी। तो ये पर लॉ, दीदी ये भी हो सकता है ना, हमें डिमांड एप्पल का है, अगर उसका प्राइस बढ़ा है तो हमें डिमांड अगर एप्पल का है तो एप्पल ही लेंगे। ऐसे भी हो सकता है, पर लॉ ऑफ डिमांड में है ना, हम लोग बेसिक यही देखते हैं कि हमारी किसी भी चीज के लिए डिमांड कब बढ़ती है, तो मतलब ज्यादा डिमांड कब बढ़ती है, जब उसकी प्राइस कम होती है। यहाँ पर वो लोग वही बोल रहे हैं कि जब इंसान मोर मोर एप्पल्स और खरीदने जाता है तो उसकी एक्स्ट्रा खुशी तो कम हो जाती है, पर फिर हेंस ही वुड बाय एडिशनल यूनिट्स ओनली ऑफ अ कमोडिटी एट लोअर प्राइस। पर फिर मैं सोचूंगी कि ओके, समझो मैं बहुत पुअर हूँ, ठीक है, और एप्पल और ऑरेंजेस का ऑप्शन मेरे सामने है, मैं एप्पल्स ही अफोर्ड कर पा रही, ऑरेंजेस थोड़े महंगे हैं, तो मेरे पास एप्पल्स ही मैं हमेशा बाय कर रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ ऑरेंजेस की प्राइस नीचे नहीं जा रही है और मैं पुअर हूँ, तो मैं क्या करूंगी, और एप्पल्स ही खरीदूंगी, है ना, राइट। मैं उसको अफोर्ड कर पा रही हूँ। तो इससे हमें बस यही समझना है कि जैसे जैसे कोई चीज की प्राइस बढ़ती है हमारी उसके लिए डिमांड कम हो जाती है, और अगर मेरे पास कोई चीज है, मैं हमेशा से उसी को यूज करते आ रही हूँ, पर उसकी ही प्राइस कम है, तो मैं हमेशा वही चीज के लिए जाऊंगी जिसकी प्राइस कम है। तो राइट। ये हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड का बेस फॉर्म करता है। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। ये कंज्यूमर्स को काम आता है, गवर्नमेंट को काम आता है, हमें रियलाइज करवाता है कि कौन सी चीजें एक्चुअली लाइफ में हमें यूटिलिटी ज्यादा दे सकती है, और लॉ ऑफ डिमांड का बेस बनाती है। इतना क्लियर है? हाँ। हाँ, इसमें सिर्फ अभी लास्ट पार्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताती हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं तुम लोगों को शॉर्ट में इसके थ्रू लेकर जाती हूँ, ठीक है। ओके श्योर। थोड़ा सा ही है, हम लोग अभी पेज 14 पर है, तो पेज 14 का एक पैराग्राफ है थोड़ा सा, और पेज 15 का है थोड़ा।
और हाँ, आपने वो ध्यान रख के आपने ध्यान किया ना हाँ वो जो हमारे रेडियस हुआ है? हाँ हाँ हाँ, किया है। ओके। ठीक है, हाँ। तो इसमें बस एक टेबल है जो उन्होंने बोला था पेज 15 का, वो नहीं होगा तो वो मैं नहीं बताऊंगी। सिर्फ थोड़ा ही ओके। कॉन्सेप्ट को मैं बस ऊपर ऊपर से बताती हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फाइन। इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। अभी हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा खुशी, और प्राइस के बीच का रिलेशन क्या है। लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस of law of demand. It is a perfect example of practical application of the law of diminishing marginal utility. मतलब ये क्या है, एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल, डीएमयू का जो लॉ हमने देखा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। टू अंडरस्टैंड द रिलेशन इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। अभी हम लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना है तो हम लोग बोलते हैं यूजुअली कि यूटिलिटी को हम प्राइस में या मनी में नहीं बता सकते, पर यहाँ पर हम लोग को कुछ अज्यूम करके प्राइस चलना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सप्लेनेशन ईजी हो जाए। लेट अस अज्यूम 1 unit of marginal utility is 10. Market price of market price per unit of x is ₹50। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर उन्होंने टेबल बोला ही है, 1 मिनट होल्ड करो आप। तो इसमें वो लोग क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशन क्या है। तो द टेबल शोज दैट कंज्यूमर स्टार्ट्स बाइंग यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, एप्पल बाय कर रही हूं मैं फिर से, फॉर हिज कंजम्पशन वन आफ्टर द अदर। मार्जिनल यूटिलिटी विच इज एडेड टू हिज स्टॉक्स गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एवरी फर्दर यूनिट कंज्यूम। मतलब ज्यादा एप्पल खाऊंगी, एक्स्ट्रा खुशी कम होते जाएगी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी, one can easily compare it with market price, which is shown in the column of the table. For first 3 units consumed, मतलब पहले जो मैं 3 units को कंज्यूम कर रही हूँ, it is found that marginal utility in terms of money is greater than the price paid। मतलब हमें ना यूजुअली क्या होता है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पैसे जितने भर रहे हैं ना उससे ज्यादा हमें खुशी मिलती है बेसिकली। हम लोग पूरा नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि एक एप्पल खाने से इतनी खुशी हो रही है तो उसके लिए इतने ही पैसे भरने हैं, नहीं। हम लोग पहले जब एप्पल बाय करते हैं ना तब हमें खुशी ज्यादा मिलती है, हम जो पे तो कम कर रहे हैं पर खुशी ज्यादा मिलती है। सो फॉर द फर्स्ट 3 units क्या हो रहा है कि मुझे खुशी जो है वो मैं पैसे भर रही हूँ उससे ज्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि मुझे तभी जरूरत ज्यादा है एप्पल्स की, राइट। तो अ रैशनल कंज्यूमर विल विलिंगली बाय दीज यूनिट्स सिंस द बेनिफिट डिराइव्ड इज मोर देन द प्राइस पेड। ऑब्वियसली हम लोग क्या देखते हैं कि ओके कम पैसे देकर मुझे ज्यादा फायदा कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है कि जब मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है, ज्यादा खुशी मिल रही है, तभी मैं उस चीज को बाय करती हूँ। ठीक है, एट द 4th unit, जब मेरा 4th एप्पल आ जाता है, 4th unit मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बिकम इक्वल। तब क्या हो रहा है कि मुझे खुशी, मेरी जो खुशी मिल रही थी मुझे वो, और पैसे मैं जितने दे रही हूँ वो सेम हो रहा है, क्योंकि मेरा पेट तो थोड़ा भरा हुआ है। तो अब मुझे एक्स्ट्रा खुशी नहीं मिलेगी, मेरे को मैं जितने पैसे दे रही हूँ उतनी ही खुशी मिलेगी 4th unit पे। ठीक है, in the case of 5th and 6th units, marginal utility derived is less than the market price paid। अभी मेरे को 4th unit तक मैंने एप्पल जितने खाए उतने मैंने पैसे दिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके जितना पैसा भरा उतनी यस। खुशी मुझे मिली है। ठीक है, पर इसके बाद क्या हो रहा है, मेरा पेट ऑलरेडी भरा भरा हुआ है, एक्चुअली मुझे और एप्पल्स बाय करने की जरूरत नहीं है, पर अगर मैं करती हूँ तो मुझे इसमें से खुशी नहीं मिलेगी। उल्टा मेरे को ऐसा लगेगा यार मेरे ज्यादा पैसे चले गए और उतनी खुशी मुझे नहीं मिली, राइट, क्योंकि मेरा पेट तो भरा हुआ है। तो रैशनल कंज्यूमर मतलब जो अपना दिमाग यूज करके अपना राइट टाइम पे सेटिस्फैक्शन कितना हो रहा है उसके बारे में सोचता है, वो क्या करेगा, तो रैशनल कंज्यूमर विल नॉट बाय फर्दर वंस द इक्वालिटी बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इज एस्टैब्लिश। एक पॉइंट पे मुझे लगा कि ओके मैं जितना पैसा दे रही हूँ उतनी ही खुशी मिल रही है, इसके आगे मैं फिर नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे को खुद का नुकसान नहीं करना है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमारा फायदा कहाँ पर हो। तो जो इंसान अपने फायदे के बारे में रैशनली डिसीजन लेता है, दिमाग यूज करके डिसीजन लेता है, वो रुक जाएगा जब उसको पता चलेगा कि ओके मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उतना खुशी मुझे मिल रही है। इसके बाद अगर मुझे लगेगा कि मैं ज्यादा पैसे दे रही हूँ पर कम खुशी मिल रही है, तो वो अच्छी बात नहीं है, तो मैं 4th unit पे रुक जाऊंगी। ठीक है, फ्रॉम द टेबल फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी मेड विद रेफरेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो यूनिट्स विच अ कंज्यूमर विलिंगली बाइज because marginal utility is greater than price are called intramarginal units। मतलब क्या, तो जब हम लोगों को खुशी ज्यादा मिल रही थी, प्राइस प्राइस हम लोगों को लग रहा था अरे मेरे पैसे कम जा रहे हैं पर मुझे खुशी खुशी ज्यादा मिल रही है, तो तभी मैं जो एप्पल्स को बाय कर रही थी उनको बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स
सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लेसन क्या मिल रहा है हमें, यूनिट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल। एक पॉइंट पे हो गया कि फोर्थ एप्पल पे मेरी जो खुशी है और जितने पैसे मैं दे रही हूँ वो इक्वल हो रहे हैं, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल विथ मार्केट प्राइस इज मार्जिनल यूनिट, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल हो गया, खुशी एंड प्राइस बिकेम इक्वल। तीसरी सीख हमें क्या मिल रही है इसमें से कि यूनिट्स विच अ रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय एंड कंज्यूम where he has extra to pay more than the marginal utility are called extra marginal units। मतलब जब मुझे पैसे ज्यादा भरने पड़ रहे हैं पर मुझे कम खुशी मिल रही है तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। पहले हम थे इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स पे, फिर हम पहुंचे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब मार्जिनल यूनिट पे, फिर हमारे जब पैसे ज्यादा जा रहे हैं कम खुशी मिल रही है तब हम होते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स पे। Thus, a rational consumer attains equilibrium where marginal utility is equal to price। मतलब रैशनल कंज्यूमर कहाँ पर रुक जाता है, जब उसको खुशी उतनी मिलती है जितने वो पैसे दे रहा है वहां पर। दिस रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस पेव्ड वे फॉर लॉ ऑफ डिमांड। मतलब इसी ने हमारा आगे जो लॉ ऑफ डिमांड का रास्ता है वो बनाया है कि कम प्राइस पे जब ज्यादा खुशी मिलती है तो हम उसके लिए जाते हैं, ज्यादा प्राइस पे हम की चीजें बाय करने के लिए हम यूजुअली नहीं जाते हैं। हमें जो सस्ता लगता है और हमें लगता है क्योंकि सस्ते में ज्यादा खुशी मिल रही है हम लोग वही बाय करने जाते हैं हमेशा। तो हमें ये तीन सीख लेनी थी रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस के बीच में। तो ये क्लियर है? यस। तो ये समझ में आया? यस।